हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है JH एग्जाम फ्लेक्स और मैं प्रीति आपकी ट्यूटर। और आप सभी के बीच में आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आई हूँ और वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, है ना। आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स रहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, कितने सारे कंपोनेंट्स में कौन कौन सा बायोटिक है, कौन कौन सा एबायोटिक है, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए बेसिक बातें हैं, वो सभी बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। आप लोग वहां पर जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पे लिंक हम लोगों ने छोड़ा है बच्चों, उस लिंक पर जा करके आप वहां से हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सारी बेसिक बातें, सारी जो टॉपिक्स है आपकी यहाँ से पहले की, वो सब आपको उसमें मिल जाएगी। और आपको नोट्स भी मिल जाएगा बच्चों हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ पे जा करके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप भी चलता है बच्चों, आप वहाँ जा करके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग लगाते हैं। तो आज का क्लास क्या है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ग्रास क्या होता है, ग्रास को हम लोग हिंदी में घास कहते हैं। घास तो सभी ने खाया ही होगा, है ना। मतलब आप लोगों ने नहीं, जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो लोग तो घास खाते हैं, है ना। हम लोग क्या है बच्चों, हम लोग ओमनीवोरस एनिमल्स है। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, जो घास फूस भी खा सकते हैं और जो जानवर को भी खा सकते हैं और जो सब्जियां भी खा सकते हैं, सभी चीजें जो खा सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओमनीवोरस है बच्चों, घास खाने वाले नहीं हैं हम लोग, है ना। तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ग्रास लैंड इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें हैं देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में मैंने आप लोग को बताया था कि इकोसिस्टम हम लोग किसको कहते हैं, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को कहते हैं जहां पर कि एक बहुत सारे जीव जंतु जो है वो आपस में इंटरेक्शन करके, आपस में तालमेल बना करके एक सिस्टम वहां पर बनाते हैं, डेवलप करते हैं। उस जगह को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज लिविंग थिंग्स जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों जिसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो दोनों कंपोनेंट्स का आपस में इंटरैक्शन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन कहाँ होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है जिसको हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम एक वैसा जगह है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे लिविंग थिंग्स भी आपको मिलेंगे और नॉन लिविंग क्रिएचर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो है वो आपस में तालमेल बना करके इस पूरे पृथ्वी को बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे इस धरती में अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम आपको मिलेंगे। धरती है तो जो लैंड में रहने वाले जानवर है तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड इकोसिस्टम बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। पॉन्ड में है तो क्या बोलेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम बोलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने पॉन्ड इकोसिस्टम देख लिया था, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो प्लांट्स है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लिए हैं, क्यों मॉडिफाई किए हैं, ताकि वो अडेप्ट कर सके, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग देखे थे कि पॉन्ड इकोसिस्टम में अलग अलग लेयर्स रहते हैं बच्चों, और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्योंकि पॉन्ड पानी को हम लोग कह रहे थे, तो पानी का डेप्थ जो हम लोग देख रहे थे वो बहुत ज्यादा नहीं था, और उसका एक लेयर्स था बच्चों, अलग अलग लेयर्स था ना, लिम्नेटिक जोन्स, लिटेरल जोन्स, प्रोफंडल जोन्स, और सबसे नीचे क्या था, बेंथिक जोन। तो अलग अलग लेयर था पानी में, और पानी के अलग अलग लेयर में अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते थे ड्यू टू सनलाइट, है ना। क्योंकि सनलाइट जो वहां पे पड़ता था वो सबसे अंदर की लेयर में नहीं जाता था, तो सबसे अंदर की लेयर में हमें क्या मिले, डिकम्पोजर्स मिले, जिनको कि वहां पर सन रेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सभी पर धूप पड़ रहा है बच्चों, धरती के अंदर नहीं पड़ रहा है। तो कौन कौन से कंपोनेंट, किस किस टाइप के जीव जंतु इसमें मिलेंगे हमको, और किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, चलिए देखते हैं हम लोग।
तो क्या है पहला लाइन देखेंगे हम लोग, द ग्रासलैंड बायोम इज मेड अप ऑफ लार्ज ओपन एरियाज, बड़े खुले मैदान, खुले जगह जहाँ पे फुल ऑफ ग्रासेस हो, ग्रीनरी है ना, पूरा हरा हरा आपको दिखेगा, बहुत ही सुंदर सा माहौल आपको दिखेगा बड़े से खुले से एरिया में जहाँ खूब सारे घास है, खूब सारे छोटे छोटे पेड़ है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। दे आर मेंटेन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, और वो किसके द्वारा मेंटेन रहता है, ग्रेजिंग एनिमल्स। घास निकलता है बच्चों, उसको खाता कौन है, चरता कौन है, हमारे जो जानवर है प्यारे प्यारे है ना, वो उनको चरते हैं, तो उनका जो रिप्रोडक्शन है वो चालू रहता है ना। अगर वो लोग उसको नहीं खाएंगे तो रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा और वो पौधा जो ग्रास का पौधा है वो मर जाएगा। तो इसे मेंटेन करने का काम कौन करता है, ग्रेजिंग एनिमल्स एंड फ्रीक्वेंट फायर्स। आग लग जाती है कभी कभी, या जल जाता है कभी कभी कुछ, है ना, तो उसके वजह से। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इंक्लूड सवानास एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड के ही कुछ टाइप है, सवाना फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एग्जाम्पल्स भी आप याद रखेंगे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का 2 एग्जाम्पल मैंने आज बताया आपको, क्या क्या है वो, सवाना फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। ग्रासलैंड एरिया इन विच द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय नियरली कंटिन्यूअस कवर ऑफ ग्रासेस। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कंटिन्यूअसली ग्रास का ग्रोथ होता है ना, आपको हमेशा उसमें हरा भरा चीज दिखेगा, हमेशा ग्रीनरी दिखेगी, कभी वो सूखा हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा आपको ग्रास दिखेगा बच्चों, है ना, ग्रासी एरिया, उसी एरिया को हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या दिखेगा देखेंगे हम लोग, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, ज्यादातर घासेस आपको मिलेंगे इसमें, घास, एंड अदर हर्बीवोरस प्लांट्स, जो जानवर खाते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल लैंडस्केप बिकॉज ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर डोमिनेटेड बाय ग्रास with few or no trees in the area where there is not enough for a forest and too much of a forest. Very important line, ध्यान से सुनिए। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डोमिनेटेड प्लांट्स कौन रहेंगे, ग्रास रहेंगे। डोमिनेटेड प्लांट्स मतलब सबसे ज्यादा आपको वहां क्या मिलेगा, घास मिलेगा, दैट इज ग्रास, विथ फ्यू, कुछ, और नो ट्रीज, कुछ ट्रीज के साथ, या तो कुछ ट्रीज नहीं भी हो सकते हैं। In the area where there is not enough for a forest and too much of a forest, है ना, ये इतने पेड़ आपको मिलेंगे जो कि एक फॉरेस्ट को सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा, है ना। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम वो है जहाँ पे घास ज्यादा है और वहाँ पे कुछ कुछ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं जिसको बकरियां खाएंगी, गाय खाएंगे, और कुछ कुछ पेड़ जो है वो अपने से निकल सकते हैं क्योंकि ग्रास उसमें हो रहा है, तो वेजिटेशन बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। कहीं से कोई दाना आकर के गिर गया तो वहां पर एक आध ट्री आपको मिल जाएगी, लेकिन इतना ट्री आपको नहीं मिलेगा कि वो एक जंगल में जंगल का निर्माण कर सके। तो इसीलिए हम लोग उसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। ग्रासलैंड अकर्स नेचुरली ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका and are found in most ecoregions of the earth, है ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो अपने आप बनता है नेचुरली, इसको बनाना नहीं पड़ता, ये मैन मेड नहीं होता है, लेकिन एक जगह पर सिर्फ नहीं बन सकता जो कि है अंटार्कटिका, और ये सभी रीजन्स पे पाए जाते हैं अर्थ के, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ करके, ठीक है। अंटार्कटिका जो प्लेस है उसको छोड़ करके बाकी सभी जगह पर ग्रासलैंड जो है वो आ सकते हैं आसानी से। फर्दरमोर ग्रासलैंड्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोम्स ऑन अर्थ एंड डोमिनेट द लैंडस्केप वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम किसका माना जाता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, क्योंकि ये ओपन लार्ज एरियाज में रहता है, बड़े बड़े क्षेत्र में ये रहता है बच्चों, और इसी को हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। Ecosystem is where both living and non-living interact with each other and the surrounding environment, है ना। क्या अभी मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम वो चीज है, जगह है जहां पर लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में इंटरैक्शन होता है
आपस में भी इंटरेक्शन होता है बच्चों, और इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो उसी को हम लोग, उसी जगह को, उसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है, और इकोलॉजी में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग किसको बोलेंगे? इकोसिस्टम को बोलेंगे। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। ये जो इकोसिस्टम टर्म है बच्चों, ये किसने दिया था? एजी टैंसले ने दिया था। ये एक बॉटनिस्ट थे, 1935 में दिया था, 1935 में। एजी टैंसले नाम के साइंटिस्ट जो थे, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, 1935 में दिया था। The terrestrial ecosystem in which grasses and herbaceous plants are dominant is referred to as grassland ecosystem। और ऐसा जगह, ऐसा लैंड का इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहाँ पे घास और कुछ हर्बीवोरस प्लांट्स डोमिनेंट रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, उसी एरिया को हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहेंगे। तो क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड द लार्जेस्ट बायोम ऑन अर्थ एंड इट कवर्स अबाउट 10% ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरे पृथ्वी का 10%वां हिस्सा कौन कवर करके रखा है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये सब क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव में, आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है ना। पूरे पृथ्वी का 10% हिस्सा क्या चीज से भरा हुआ है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम से। इट इज मेनली फाउंड वेयर रेनफॉल इज अबाउट 15 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ पे जो बारिश होती है बच्चों, उसको जो अगर सेंटीमीटर से हम नापेंगे तो 15 से 75 सेंटीमीटर, 15 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पर बारिश होती है। नॉट एनफ टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है। घास को जितना पानी चाहिए, ये उतना ही पानी गिराता है, उतना ही रेनफॉल यहाँ पे होता है बच्चों। इतना नहीं होता है कि वहाँ वो एक फॉरेस्ट में डेवलप कर सके। बट मोर देन दैट ऑफ अ ट्रू डेजर्ट, एक सपोर्ट ये नहीं करता फॉरेस्ट के लिए, लेकिन बारिश इतनी हो जाती है कि वो डेजर्ट भी बनने नहीं देता। तो वैसे ही एरिया को हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। द ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स इन सेवरल रीजन्स। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है बच्चों, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, है ना। जैसे साउथ अमेरिका अगर आप चले जाएंगे, तो साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड इकोसिस्टम को पंपास कहते हैं। पंपास, क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम को साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं बच्चों? पंपास कहते हैं। पंपास, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को साउथ अमेरिका में पंपास कहते हैं। साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ट कहते हैं, वेल्ट। और यूरोप में और एशिया में, है ना, इंडिया भी आता है, तो इसमें इसको क्या कहते हैं? स्टिप्स कहते हैं, स्टिप्स। और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहते हैं। आप जल्दी से इसको याद कर लीजिए फटाफट। साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं? यूरोप में क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, याद हो गया तो बताइए, यूरोप में क्या कहते हैं? स्टिप्स कहते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्ट, अमेरिका में क्या कहते हैं? पंपास, एशिया में क्या कहते हैं? स्टिप्स, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? डाउन्स। तो अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। इन इंडिया, अब इंडिया की बात हम लोग कर लें, है ना। इंडिया में इस इकोसिस्टम को फाउंड इन मेनली हाई इन हिमालयाज। सबसे ज्यादा ग्रासलैंड इकोसिस्टम इंडिया में कहाँ पाया जाता है? हिमालयाज में। द रेस्ट ऑफ इंडियाज ग्रासलैंड आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ सवाना एंड स्टिप्स। और कुछ सवाना फॉरेस्ट जो कि हम लोग पहले पढ़े थे, और कुछ को स्टिप्स के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है।
अब है टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम बच्चों, अलग अलग टाइप के ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। कितने टाइप्स के ग्रासलैंड्स है? 5 तरह के। पहला है जो डेजर्ट में होगा, डेजर्ट में, डेजर्ट एरिया में आप चले जाइए बच्चों, वहां पे घास वाला जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? डेजर्ट ग्रासलैंड। फ्लडेड, जहाँ पे पहले बाढ़ आ चुका होगा, वहां पे फिर से घास आ गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लडेड ग्रासलैंड। माउंटेन, माउंटेन एरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग माउंटेन ग्रासलैंड करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टोटल कितने हो गए? 5 ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर 5 ग्रासलैंड्स, है ना। पहला क्या हो गया? डेजर्ट ग्रासलैंड। दूसरा क्या होगा? फ्लडेड ग्रासलैंड्स। तीसरा क्या हो गया? माउंटेन ग्रासलैंड्स। चौथा क्या हो गया बच्चों? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और पांचवा क्या हो गया? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये आपके 5 टाइप के ग्रासलैंड है जिसमें आपको घास ही घास मिलेगा। यानी सोच लीजिए, बकरियों के लिए, जो चरने वाले जीव जंतु है, उनके लिए पूरा पृथ्वी जो है वो 10% घास बना के रखा है ना। 10% हिस्सा हमारे इस पृथ्वी का कौन खा जाता है बच्चों? हमारे चरने वाले जानवरों के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब है टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड में पहला क्या मैं बता रही हूँ आपको? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखेंगे हम लोग। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हम लोग किसको बोलते हैं देखेंगे। दीज आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आप यहाँ पे, ये हो गया आपका ग्लोब बच्चों। बीच का जो जगह होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और बीच में क्या होता है? इक्वेटर, है ना। तो बीच में जो प्रेजेंट है ग्रासलैंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन द एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी इक्वेटर में रहेगा, वैसे ग्रासलैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। दे कवर मच ऑफ अफ्रीका एज वेल एज लार्ज एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज को कवर करता है और ऑस्ट्रेलिया के भी, साउथ अमेरिका, इंडिया, इन सभी को कवर करता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर ग्रासलैंड टेरेस्ट्रियल बायोम्स लोकेटेड इन सेमी एरिड एंड सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा सवाल कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कैसा क्लाइमेट रहता है? तो सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड, मतलब ऐसा हवा, ऐसा क्लाइमेट वहां का है जिसके हवा में ह्यूमिडिटी रहती है। सेमी ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिड भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं रहेगा, सेमी रहेगा, यानी थोड़ा थोड़ा नमी आपको मिलेगा, थोड़ी थोड़ी सी मॉइस्चर आपको मिलेगी हवा में। मतलब कि थोड़ा बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है यहाँ का क्लाइमेट। तो वहां पे आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच में, इक्वेटर में है बच्चों। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं रहेगा, बीच का सेमी रहेगा ये। ठीक है, सेमी एरिड एंड सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट में आएगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इसमें क्या देखिए, दीज आर डिवीजन ऑफ लार्जर बायोम्स। बहुत ही बड़े बड़े बायोम्स को ये कवर करता है, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स रहते हैं इसमें। ग्रुपिंग ऑफ ग्रासलैंड्स दैट इंक्लूड ट्रॉपिकल सवानाज। इसमें कौन आ जाएगा? ट्रॉपिकल सवाना फॉरेस्ट आ जाएगा हमारा। बोथ बायोम टाइप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ ग्रासेस, येट टेम्परेट ग्रासलैंड्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सवानाज। अब इसमें भी डोमिनेंट कौन रहेगा? ग्रासेस रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये ग्रासलैंड जो है वो सवाना फॉरेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखिए दोनों में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे है? लैटिट्यूड में, लोकेटेड इन द टेम्परेट लैटिट्यूड, और ये कहाँ है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। ग्रासेस इसके कैसे होंगे टेम्परेट फॉरेस्ट के बच्चों? वेरी शॉर्ट, छोटे छोटे, सॉफ्ट, जूसी एंड न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन से भरे हुए।
और इसके ग्रासेस लंबे लंबे होंगे, टॉल। किसके? ये टेम्परेट है बच्चों, ये ट्रॉपिकल का है ना। इसके घास बड़े बड़े होंगे, लगभग 3 सेंटीमीटर के, कोर्स होंगे, गड़ने वाले, चुभने वाले, एंड स्पाइकी, कांटा होगा इसमें निकला हुआ, कांटेदार, विच इज नाइदर जूसी, इसमें कोई जूस वूस नहीं होगा, कांटा है तो जूस कहाँ से आएगा, है ना। नॉर न्यूट्रिटिव, इसमें कोई न्यूट्रिशन भी नहीं रहेगा, यानी अगर जानवर इसको खाने के लिए भी आएंगे बच्चों तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कांटा लगा हुआ है ना, जूसी भी नहीं है, तो क्या खाएगा जानवर, है ना। एंड देयर आर स्कैटर्ड डिजीजियस फॉरेस्ट, ये मरे हुए जगह से ये निकलता है, तो डिजीजियस ट्रीज जो है वहां से ये स्कैटर फैला हुआ रहेगा सभी जगह पर। तो इसको ज्यादातर जानवर नहीं खा पाएंगे। जानवर किसको खा पाएंगे? जो टेस्टी है, न्यूट्रिटिव है, एंड सॉफ्ट है, एंड जूसी है, जो कहाँ पे पाया जाएगा? टेम्परेट ग्रासलैंड में। नेक्स्ट, दे हैव ट्रीलेस प्लेन्स एंड रेनफॉल इज लेस, यहाँ पे रेनफॉल कम रहेगा तो फॉरेस्ट में निर्माण नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ट्री जो है वो बहुत कम मिलेगा आपको, और सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। और इसमें क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन में सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल ही नहीं है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट का सवाल ही नहीं होता, तो पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं रहेंगे। सॉइल इज वेरी फर्टाइल, यहाँ पर सॉइल आपको कैसा रहेगा? फर्टाइल रहेगा। ये थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेट रहेगा आपका ट्रॉपिकल वाला। तो ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें लगेंगे, है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है देखिए, तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और लास्ट में डिकम्पोजर्स। तो ये है। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं बच्चों? जो प्रोड्यूस करते हैं जितने भी इस, ये मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में भी बताया था, है ना। तो वहां पे प्रोड्यूसर्स कौन थे? जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वो लोग प्रोड्यूसर्स थे। जैसे उसमें कुछ एल्गी भी थे, फाइटोप्लैंक्टन्स थे, तो वो सभी के सभी क्या थे वहां पर? प्रोड्यूसर्स थे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? ऑब्वियसली ग्रासेस होंगे, क्योंकि डोमिनेंट कौन है यहाँ पर? ग्रासेस है। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करके आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कौन है बच्चों? यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आपके मेनली ग्रासेस है, थ्रू अ फ्यू हर्ब्स, कुछ हर्ब्स मिलेंगे, कुछ श्रब्स मिलेंगे, जो कि आपका प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ बायोमास यानी कि फोटोसिंथेसिस करने का काम वहां पर करेंगे। तो उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स को जो खाएगा, जो फूड के लिए इन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट रहेगा, उनको हम लोग कंज्यूमर्स कहेंगे, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर कंज्यूमर्स? देखिए 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स मिलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। डायरेक्ट जो फोटोसिंथेटिक को खाएंगे, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को जो डायरेक्ट खाएंगे, यानी डायरेक्ट जो घासेस को खाएंगे, उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे, जिसमें हर्बीवोर्स आ जाएंगे, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, है ना, आपका खरगोश हो गया। तो ये सभी हर्बीवोर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है। डायरेक्टली वो लोग किसको फीड करते हैं? ग्रासेस को। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, दे आर कार्निवोरस, ये घास नहीं खाते हैं बल्कि घास खाने वाले को ही खा जाते हैं, ना। तो ये किस पर फीड करेंगे? किसको फीड करेंगे? हर्बीवोर्स को। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे बच्चों? जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाएंगे, इनको, इन पर डिपेंडेंट रहेंगे फूड के लिए, उनको हम लोग टर्शरी कंज्यूमर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि दीज इंक्लूड हॉक्स, जितने भी हॉक्स हैं, है ना, विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। किस पर फीड करेंगे? ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर। देन इन सभी को जो खा जाएगा बच्चों, इन सभी को जो फीड कर लेगा और उसको सॉइल में वापस से मिला देगा, ताकि सॉइल को फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर सके और फिर से ये साइकिल घूम सके। तो वो कौन है? हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर डिकम्पोजर्स, जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते, दैट इज बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है देख लेंगे हम लोग। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग होते हैं बच्चों, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। क्या क्या चीजें आ जाएंगी आप देख लीजिए। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका बेसिक इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएगा, जैसे सॉइल है आपका, एरियल एनवायरनमेंट हो गया, हवा में क्या क्या चीजें हैं वो सभी चीज,
एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाएगा जितने भी मिनरल्स है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, है ना, ये सभी आ जाएगा इसके अंदर, आर सप्लाइड बाय वाटर। और ये किसके थ्रू, जितने भी डिकम्पोजर्स है बच्चों, वो सभी पेड़ पौधों को, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी को डिकम्पोज कर देता है और डिकम्पोज करके उसको सॉइल में छोड़ देता है। तो वो डिकम्पोज करके क्या छोड़ता है सॉइल में, मिनरल्स को छोड़ता है, जितने भी एलिमेंट्स है उनको वो तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देता है। और प्लांट्स वहां से सारे सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को वापस से फोटोसिंथेसिस करने में यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद वहां से फिर प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, एंड कार्निवोर्स को फिर डिकम्पोजर्स फिर से डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये चक्र चलते चला जाता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स है, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सभी चीज सॉइल में प्रेजेंट रहता है और सॉइल से फिर एटमोस्फेयर में जाता है। देखिए कैसे होता है, प्रोड्यूसर्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ उसमें क्या। देखिए प्रोड्यूसर्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ये एक साइकिल है। देखिए ये हमारे प्रोड्यूसर्स है प्यारे प्यारे, है ना। और ये प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जनरली जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सभी होते हैं। और फोटोसिंथेसिस करेंगे ये सभी के सभी, फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूस करेंगे फूड। और इसको कौन खा जाएगा बच्चों, इसको कौन खा जाएगा बताइए, इस प्रोड्यूसर्स को जो फीड करेगा उन्हें हम लोग कंज्यूमर्स कहेंगे। वो सबसे पहले क्या होगा, हर्बीवोर्स, है ना, हर्बीवोर्स होगा वो। और ये हर्बीवोर्स क्या हो गए यहाँ पर, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए ये, ठीक है। और हर्बीवोर्स को फिर कौन खा जाएगा बच्चों, कार्निवोर्स खा जाएगा, कार्निवोर्स खा जाएगा। ये कार्निवोर्स कौन हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुए, ठीक है। और इस कार्निवोर्स को फिर कौन खा जाएगा, मान के चलिए ओमनीवोर्स खा जाएगा, जो दोनों खाता होगा, है ना, ओमनीवोर्स खा जाएगा। तो ओमनीवोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर्स को फिर कौन खा जाएगा बच्चों, तो इसको फिर से खा जाएगा हमारा प्यारा प्यारा डिकम्पोजर्स, है ना, डिकम्पोजर्स। और ये डिकम्पोजर्स कौन है बच्चों, तो ये डिकम्पोजर्स हमारा फंगस है चुटकू सा, है ना, बैक्टीरिया है ना, और कौन है, एक्टिनोमाइसिटीज है। तो ये सभी के सभी जो जीव हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। वापस से इन सभी को, किसको किसको, इसको भी पेड़ से कोई पत्ता गिर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर मर रहा है, टर्शरी कंज्यूमर मर रहा है ना, ये मर रहा है, सभी को ये डिकम्पोजर्स क्या करेगा, मिनरल्स बना देगा। क्या बना देगा, मिनरल्स में कन्वर्ट कर देगा, सभी को तोड़ के खा जाएगा। और जितने भी मिनरल्स है वो कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में। सॉइल से फिर वापस से प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके फिर फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर फूड बनाएगा, फिर हर्बीवोरस खाएगा, फिर कार्निवोरस खाएगा, फिर ओमनीवोरस खाएगा, और ये साइकिल चलते चला जाएगा। तो यही है सिस्टम, एक इकोसिस्टम का, जिसमें हर जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, तो इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है इसका। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसका। देखिए ग्रासलैंड आर वाइटल इंपॉर्टेंस, वाइटल, वाइटल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है ना, जो बंद हो जाएगा, दिल धड़कना बंद कर देगा आप लोग का, तो आप लोग सीधा कहाँ चले जाइएगा सोच लीजिए, है ना। तो वाइटल मतलब क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव स्टॉक्स, लाइव स्टॉक्स कौन होते हैं, जिनको हम लोग खाते हैं बच्चों, जिन जानवरों को इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, उनको बनाए रखने के लिए। बकरी खाते हैं हम लोग, बकरी बोल रहे सॉरी, गोट हम लोग खाते हैं, है ना। और बहुत सारे जीव जंतुओं को हम लोग जो खा जाते हैं, जो हमारे लिए फूड के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को बनाए रखने के लिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी पर डिपेंडेंट है फूड के लिए, ह्यूमन के कंजप्शन के लिए, आदमी के
आदमी लोगों के लिए भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर्बीवोर्स उसको खाएंगे तभी हम लोग हर्बीवोर्स को खा पाएंगे। एंड मिल्क, मिल्क, गाय अगर घास नहीं खाएगा तो दूध कहाँ से देगा, है ना। तो दूध नहीं देगा तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो इतने सुंदर सुंदर मार्केट में है वो कहाँ से खाओगे तुम लोग, आइसक्रीम एंड ऑल, है ना। तो वो सभी चीजों के लिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड प्रोवाइडेड होम टू मेनी डिफरेंट एनिमल्स, घर ये देता है, जगह देता है बहुत सारे एनिमल्स को, वेयर हंटेड एंड डोमेस्टिकेटेड, और उनको जिनको हंट कर लिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है, उन सभी के लिए ये घर है। दे आर यूज एज ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया इसको चरने वाला जगह इसको कहा जाता है। जितने भी जानवर है उनको छोड़ देते हैं लोग खुला, वहां पे जाके वो आराम से अपना खाना वाना खा के बैठे रहते हैं ना। और रूरल कम्युनिटी में, मतलब गांव के एरियाज में, दे मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट रिस्टोर हैबिटेट, हमारे जगह को ये रिस्टोर करते हैं, क्योंकि वहां पे वो चरने जाते हैं, फिर से वहां घास सूख जाता है, तो वहां पे कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है। फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग पिजन डक्स, सॉन्ग बर्ड्स, गाना गाने वाली चिड़िया, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इन सभी के लिए ये घर है बच्चों, और ये घर को हमें खत्म नहीं करना चाहिए। तो जहां भी ग्रास लैंड है आप उसको बचाने का काम करिए। हम लोग नहीं बचा रहे हैं, आज घास वाले जगह को हटा दे रहे हैं, जिसकी वजह से घास वाली जगह पर बहुत डर मंडरा रहा है, जिसको हम लोग थ्रेट्स कहते हैं। तो क्या थ्रेट है अगर हम लोग ग्रास लैंड हटा देंगे तो? ग्रास लैंड अगर हम लोग हटा देते हैं बच्चों तो चरने वाले जानवर कहाँ जाएंगे सोचिए, और बायोडाइवर्सिटी हमारा खराब हो जाएगा। जितने लोगों का घर था, जितने जीव जंतुओं का घर था, वो हम उजाड़ देंगे, तो क्या होगा, हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी? क्योंकि वो घास है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है बच्चों, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज कर लेता है और ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर इस तरह के काम अगर नहीं हुआ इस पृथ्वी में, तो पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हीट होते चला जाएगा। आज आप देखिए 49 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया है, और 60 डिग्री तक जाने में लेट नहीं लगेगा। अगर 60 डिग्री टेम्परेचर चला गया बच्चों, तो कहा जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स उस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। तो इसीलिए हमें पेड़ लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और पेड़ की जगह घास वाले जगह जो है, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसको भी हमें नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि घास भी फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों, है ना। कुड टर्न करेंट मार्जिनल ग्रासलैंड्स इनटू डेजर्ट, और हम लोग जितने भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उनको अगर हटा देंगे तो सभी का सभी रेत वाला एरिया बन जाएगा, है ना, और रेनफॉल का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। लैंड वंस इनकम्पैटिबल विथ रो क्रॉप एग्रीकल्चर but which provided a living to ranching families and habitat for peri wildlife has been converted to raw crops। और जो अभी एग्रीकल्चर हो रही है, खेती हो रही है, वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, हमारा वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगा बच्चों, और सभी का सभी जो रॉ क्रॉप्स है, रॉ क्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सुखाड़ वाला एरिया घोषित हो जाएगा। और वो क्रॉप वाला एरिया अगर हम लोग एग्रीकल्चर उसमें करते रहे, इनकम्पैटिबल हो गया, अगर वो कंपटीशन फेल हो गया, तो हमारा जो अर्थ है बच्चों वो जो है इनकम्पैटिबल हो जाएगा। इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्पैटिबल मतलब क्या होता है कि वो कंपटीशन जो है वो छोड़ देगा और हमारा पृथ्वी डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज इंक्रीजिंगली कटिंग इनटू ग्रासलैंड हैबिटेट्स। अगर हम लोग लगातार ग्रासलैंड हैबिटेट को कट करते चले गए, खत्म करते चले गए, तो हमारा जो एरिया है ना, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया, हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, ग्रासलैंड्स को हटा करके शहर वहां पर बना दे रहे हैं, बहुत सारा नया नया फैक्ट्रीज डेवलप कर दे रहे हैं। तो ये जो है वो हमारे हैबिटेट के लिए अच्छा नहीं है। ड्राफ्ट हार्डली, कोल्ड रेसिस्टेंस एंड herbicide tolerant varieties of soybean, wheat and corn allow crops to expand into native grasslands। और ये जो हमारा थ्रेट है, यानी अगर हम ग्रासलैंड्स को हटा देते हैं तो जितना भी क्रॉप हम लोग लगा रहे हैं अलग अलग देशों में वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। वेयर ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन, पेस्ट एंड डिजीजेस कैन स्प्रेड इजिली, क्रिएटिंग द नीड फॉर पोटेंशियली टॉक्सिक पेस्टिसाइड। और अगर एक ही जैसा हम लोग खेती करेंगे, एक ही जैसा ग्रासलैंड हटा देंगे तो डिफरेंट टाइप के वैरायटीज हम खेती नहीं कर पाएंगे,
और एक ही तरह के क्रॉप लगाएंगे तो डिजीजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों, पेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ जाएगा और हमें फिर उसको मारने के लिए अलग अलग टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें बच्चों तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा अगर हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बर्बाद करते हैं। तो बहुत सारे जीव जंतुओं का घर हम बर्बाद कर देंगे और हमारे इन्वायरमेंट के साथ हम बहुत बड़ा जो है वो बहुत गलत हो जाएगा बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, है ना, और हमारा पृथ्वी जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इसे बचा करके रखना है बच्चों, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है हमारी उन सभी को हमें सिक्योर करना है। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हमारे विलुप्त हो रहे हैं उनको हमें बचाना है और हमें इस पृथ्वी को भी बचाना है और सभी लोगों को हंसी खुशी इस पृथ्वी में रहना है। तो ये हो गया आपका सिस्टम जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। चलिए, तो आज ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। तो मिलती हूँ मैं प्रीति, और एग्जाम चैनल का नाम क्या है आपका, एग्जाम जो चैनल है आपका वो है JH एग्जाम प्लेक्स, और फिर से हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।